नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है, खासकर 5 राज्यों में। नेता ताल ठोक रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वादों इरादों की झड़ी लड़ी लगा दी गई है, हम देख रहे हैं। और वर्ल्ड कप का खुमार, अब वो खुमारी तो उतर गई। कल हम जीत नहीं पाए, हालांकि टीम इंडिया अच्छा खेली, 10 मैच लगातार वो जीती भी, हम तालियां बजा रहे थे पिछले 9 दिनों से। पर इन सब के बीच 41 जान, 41 मजदूर, 41 इंसान एक सुरंग ढह जाने के चलते फंसे हुए हैं। और आप, मैं, जब मैं कहता हूं, मीडिया को भी जोड़ रहा हूं, पूरा देश बेफिक्र है, कोई चिंता ही नहीं। आप में से बहुतों को तो खबर भी नहीं होगी। 8 राज्यों के ये मजदूर, ये इंसान एक सुरंग में फंसे हुए हैं। वो ढह गई थी। 12 नवंबर सुबह 5, साढ़े 5 बजे का वक्त था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह सुरंग है। 4 धाम यात्रा के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आप में से बहुत इच्छुक भी होंगे कि भाई ये यात्रा हम करें, जिंदगी में एक बार तो करें, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पर इस यात्रा को, इस रास्ते को छोटा करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, क्या वो दरअसल राम भरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं? 4.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, यमुनोत्री गंगोत्री को जोड़ती है। 5 मिनट में अब रास्ता तय हो जाएगा, जिसके लिए 50 मिनट लगा करते थे। पूरी परियोजना की कुल कीमत तो 12,000 करोड़ है। लेकिन मैं खास सिल्क यारा जो ये सुरंग है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। सुरंग धंस गई, क्यों धंसी, इस पर पहले कितने सवाल उठे, विशेषज्ञों ने क्या कहा, उस पर तो आता हूं। पर यह धंसी, वो क्यों धंस गई, अभी तक यह पता ही नहीं। परियोजना को जल्दबाजी में पूरा करने 2024 के चुनाव से पहले ही खत्म करनी है, क्या यह भी जल्दबाजी थी? 2018 में काम शुरू हुआ था, 2022 में पूरा होना था, फिर ये आगे बढ़ गया। अभी 56% ही काम हो पाया है। और जब भी सुरंग बनती है तो एक आपातकाल द्वार जैसे आप विमान में, ट्रेन में, बस में देखते हैं, एक ह्यूम पाइप ऊपर लगनी होती है कि भाई कोई फंस गया, निकलने का तो रास्ता हो। वो नहीं थी। सुरंग धंसी, मजदूरों की जान फंसी, और अभी तक फंसी हुई है। 225 घंटे हो चुके हैं। फिर उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अब जहां से मलबा हटाओ, कहीं और से गिरने लगा। पत्थर में ड्रिलिंग मशीन चलाओ, आवाज, कंपन ऐसी हुई। और ये कमजोर पहाड़ हैं, ये सब जानते हैं। तो दूसरी जगह चट्टाने खिसकने, पत्थर खिसकने का खतरा मंडराने लगा। फिर कहीं पर ठोस पत्थर बीच में आ गए। अब ड्रिलिंग मशीन, वो भारत वाली तो काम ही नहीं किया। हम दुनिया में अपनी तकनीक का, अपने कौशल का डंका पीटते नहीं थकते। और है भी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। चंद्रयान मिशन भारत के कौशल का जीता जागता उदाहरण है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने चंद्रयान उतारा। पर पत्थर को एक सुरंग अगर गिर जाए, धंस जाए, उसमें ड्रिलिंग करने के औजार हमें नहीं मिले। बाहर से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई, उसके बेरिंग खराब हो गए, ऐसे खराब कि 19 घंटे तो उन्हें लाने में लग गए। 19 घंटे।
हमारे पास एक्सपर्ट्स ही नहीं है कि इन लोगों को निकालने का उपाय वो सुझा सके। तो क्रिस कपूर हैं, टनल एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्हें बुलाया गया। मुंबई जयपुर मेट्रो में इन्होंने मदद की थी सरकार की। आर्नल्ड डिस्क, ये टनल एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से, अब ये कल ही आए हैं। इनको भी खोज खोज कर हमने कहीं से ढूंढ निकाला। अब एक 6 फेज एक प्लान इजाद की गई है कि भाई दोनों तरफ से सुरंग को भेदने की कोशिश करेंगे और ऊपर से भी कोशिश की जाएगी, वहां से एक सक्शन पाइप लगाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 3 से 4 दिन का जी टाइम लग सकता है। टाइमलाइन किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से संपर्क में है। सरकार हर मदद करने को तैयार है। सड़क और परिवहन मंत्री, जिनके मंत्रालय के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट, इसे अंजाम दिया जा रहा है, नितिन गडकरी कल मौके पर पहुंचे थे। राजनीति बहुत हो रही है, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं तो मोटे मोटे बेसिक कुछ सवाल यहां पर उठाना चाहता हूं। भाई वो आपातकाल जो टनल होती है, ह्यूम टनल जिसे कहते हैं, ह्यूम पाइप, वो क्यों वहां पर नहीं थी? टनल में कंक्रीट ब्लॉकिंग क्यों नहीं की गई? जो ड्रिलिंग मशीन है, ऑगर मशीन, इसके बेयरिंग आने में 19 घंटे क्यों लग गए? विदेशी एक्सपर्ट बुलाने में 9 दिन क्यों लग गए? ये मजदूर हैं तो संभाल लेंगे, क्या होता है, 1-2 हादसा हो जाता है। इतनी सुरंग बन रही है, इतने टनल्स बन रहे हैं देश में, पर देश में टनल एक्सपर्ट नहीं है। जो ये कंपनी है, और इस कंपनी का जो नाम है वो है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में भी काम कर रहे थे, वहां पर भी ऐसा हादसा हुआ था। इसकी हिस्सेदारी भी अडानी ग्रुप ने एक कंपनी की खरीदी है। कंपनी की कोई जिम्मेदारी होती भी है कि नहीं? कंपनी ने ठेका उठा लिया, एक ठेकेदार को सबलेट कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, और ठेकेदार ने मजदूरों को काम समझाया और जी अपने आप हो चलेगा। कोई टेक्निकल जियोलॉजिकल ऑडिट, अध्ययन क्या किया गया? जियोलॉजिस्ट की सलाह वहां पर भूशास्त्री जो हैं, क्या वो ली गई? क्या वहां वो मौजूद थे? कमेटी की रिपोर्ट, अब कमेटी की रिपोर्ट पर आता हूं। उसको दरकिनार कर ये सड़क निर्माण क्यों किया गया? बार बार चेतावनी दी जा रही थी, और यह चेतावनी कैसे दी गई? सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि देखिए ये ऐसे 4 लेनिंग वगैरह मत कीजिए, 5.5 मीटर से ज्यादा की चौड़ाई सड़क की नहीं रखनी चाहिए। केंद्र ने फिर राष्ट्रहित की चिंताओं का हवाला देते हुए पुनर्विचार याचिका डाल दी, और दिसंबर 2021 में 4 धाम सड़क परियोजना के लिए डबल लेन पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति दी गई। जो यह कमेटी बनी थी, हाई पावर्ड कमेटी, इसके सदस्य एक मत नहीं थे। वो खुश नहीं थे। कारण यह कि जो ये इलाका है, ये आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक है, सबसे नाजुक और संवेदनशील घाटियों में से एक है, बहुत कमजोर पहाड़ हैं एक लाइन में कहूं तो। और 2010 के बाद आप देखेंगे यहां पर इस इलाके में प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। 2013 की केदारनाथ आपदा, वो आप भूले नहीं होंगे, मैं नहीं भूला हूं, मैं वहां गया था, मैंने ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्टाज की थी। पिछले साल आपने खबरें देखी होंगी, रुद्रप्रयाग में घर में दरारें आ रही हैं, बड़ी बड़ी दरारें, कहीं टूटकर भरभरा कर मकान गिर रहे थे। जोशीमठ में भी ये मामले सामने आए। और ये रोज कुदरत के साथ जो हम खेल कर रहे हैं, कुदरत हमें संकेत देती रहती है, संभल जाओ संभल जाओ। हम क्यों
संभलने को तैयार नहीं है। मैं अभी और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं आज मुझसे कहीं बेहतर इस समस्या को समझते हैं और जो वहां हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। पर मैं आपसे दर्शकों सीधे मुखातिब होना चाहूंगा। आज से 17 साल पहले कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 जुलाई 2006 का वाकया है। एक 5 साल का बच्चा, उसका नाम प्रिंस था, बोरवेल में फंस गया था। पूरा देश 50 घंटों तक यह ऑपरेशन चला था। पूरा देश जगा हुआ था। दुआएं हो रही थी, प्रार्थनाएं हो रही थी, कार्पेट कवरेज हो रही थी। किसी चैनल ने एक पल का ब्रेक भी नहीं लिया और लगातार दिखाते रहे उस खबर को कि नन्ही जान, इसे बचाना है। 17 साल में इतना बदल गए हम। 41 लोगों के बारे में किसी को सोचने की, उनके बारे में दुआ करने की भी फुर्सत नहीं है। हम जहमत भी नहीं उठाना चाहते। आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट ये मैं सवाल कर रहा हूं। 9 दिन 41 मजदूर कितने दिन फंसे रहेंगे? कितने और दिन फंसे रहेंगे हुजूर? सरकार से मेरा सीधा सवाल। और कुदरत से खिलवाड़, भगवान भरोसे पहाड़। चर्चा में, जैसा मैंने कहा, राजनीति का वक्त नहीं है, पर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। मेरे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल, रिटायर्ड सदस्य रह चुके हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। जानी मानी पर्यावरणविद मल्लिका भनोट हैं, सदस्य हैं गंगा आह्वान, जो भगीरथी ESZ मॉनिटरिंग कमेटी है। मैंने एक हाई पावर्ड कमेटी का जिक्र किया जिससे सरकार ने सलाह भी ली, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सलाह पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर हेमंत ध्यानी, ये 4 धाम हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई गई थी, उसके सदस्य। डॉक्टर PC नवानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। और प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जियोलॉजी से जुड़े हैं। और साथ ही साथ गब्बर सिंह नेगी हैं, सुपरवाइजर हैं इस सुरंग के, वहीं फंसे हुए हैं। उनके भाई जैनमल सिंह नेगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैनमल सिंह नेगी, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपके भाई सही सलामत निकलें, पर आप तक खबर क्या आ रही है? कितने दिन लगेंगे? सरकार, प्रशासन आपको क्या भरोसा दे रहा है? नमस्कार। नमस्कार जी। सरकार तो पूरा भरोसा दे रही है, और सरकार पूरा भरोसा दे रही है। यहाँ पे जो कंपनी है और जो अभी एक्सपर्ट्स आए हैं, वो अब कई से काम करना शुरू किया है। 5-6 जगह से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है अब। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, हमारे जो सब्र का बांध था वो टूट रहा था। लेकिन आज एक अंदर से एक अच्छी खबर है कि 6 इंच का पाइप जो है उन तक पहुंचा है, और उन लोगों को ये लगा है कि हमारे लिए कोई काम हो रहा है बाहर। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम बहुत जल्दी से जल्दी उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। हम उनसे मिलें, और बस मैं तो यही भगवान से दुआ मांग रहा हूँ कि हमारा परिवार जो पूरा इसमें अभी बहुत ही जो है परेशानी में है, बहुत ही जो है ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। मैं 9 दिन से यहीं पे हूँ और लगातार मैं बाहर तपस्या कर रहा हूँ। और हमारा भाई, उसने जो बहादुरी से उसने जो पानी का पाइप बाहर किया है, और उनको ये बाहर ये सिग्नल दिया कि हम पूरे जीवित हैं। उसके बाद उन्होंने वो पाइपलाइन खोली और वहाँ से ऑक्सीजन और ये सब सप्लाई होने लगा। धीरे धीरे उनका जो है ये फूड प्रोसेसिंग जो उनका हो रहा था, ड्राई फ्रूट्स उनको दिया जाने लगा। तो उनका वो ठीक है अंदर, मतलब उनके अभी हौसले बुलंद हैं, हिम्मत नहीं टूटी है, और देश की दुआएं तो आपके साथ हैं। कुछ बात भी, कुछ संदेशा भेजा है अंदर जो लोग फंसे हुए हैं? जैनमल भाई, आपके भाई ने कुछ भेजा है संदेशा? नहीं, उनने कहा है सब परिवार में कह देना हम सब लोग कुशल हैं, बहुत आनंदित हैं। हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ
इस उस उम्मीद में हैं कि हम तक आप शीघ्र पहुंचेंगे। और बाकी जो हमारे पूरा परिवार यहाँ पे आ रखा था, मैंने उनको घर भेज दिया है और मैं ही जो है यहाँ पे उसके इंतज़ार में बाहर रहता हूँ, बैठा हुआ सब कुछ देखता रहता हूँ, अंदर उनसे बात करता रहता हूँ, सुबह शाम सब लोगों की हौसला अफजाई वो करता रहता है। और उसने वास्तव में जो है बहुत ही बहादुरी का काम यहाँ पे अंदर से उन सब लोगों को वो हौसला अफजाई कर रहा है। मैं तो उसकी बहादुरी का दाद देता हूँ। मेरे साथ मिसबा अहमद हैं, पिता हैं शाहबाज अहमद, ये भी फंसे हुए हैं भोजपुर से, इनके बेटे फंसे हुए हैं, ये भोजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिसबा साहब, हौसला अभी बुलंद है ना? आएगा बेटा, बाहर आएगा। हाँ बुलंद है, आदाब। आएगा आएगा, आदाब है आपको। हाँ आएगा, ज़रूर आएगा, भरोसा है, आएगा। सरकार के कुछ अधिकारियों ने भी संपर्क किया है आपसे, आपका ढाढ़स बंधा रहे हैं, भरोसा दे रहे सरकार हैं? के अधिकारियों ने जिना सरकार के अधिकारी कोई हमसे संपर्क में नहीं है। हमसे एबीपी चैनल वाले इन लोग आए थे, सब इन लोग संपर्क में हैं। और वहाँ पर मेरा भतीजा है, वहाँ से वो हमको जो है सारी चीज़ बता रहा है, बाहर है। मतलब कि- सरकार कि से पाइप शायद अंदर गया है, सरकार उससे की खाना तरफ से सरकार की तरफ से आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया? जिना अब यही आम जिंदगी और खास जिंदगी का फर्क होता है। जनरल बंसल, मजदूर हैं, पिता से किसी ने संपर्क भी नहीं किया, ये हमारी व्यवस्था है। हाँ, पर जो वो इन जनरल सबके साथ कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी जितने लोग फंसे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं इक्का उनको दुक्का दिन बताना, होता तो समझ में आती है। 9 दिन हो गए, हाँ, भाई बताना घर बहुत वालों को आवश्यक कम है। से कम थोड़ा भरोसा, उनका मन पक्का कर दीजिए। उनका मन पक्का कर दीजिए। और उनका मन पक्का होने से जब वो इधर से एक मैसेज भेजेंगे, जो लोग फंसे हुए हैं, जब रिश्तेदार ये बताएंगे कि सरकार हमारे साथ में है, सरकार आपके लिए चिंतित है, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में मनोबल को बढ़ाकर रखना बहुत आवश्यक है। 2018 में जब थाईलैंड के अंदर में केव्स में लोग फंसे थे, तो उस समय वहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहे थे, छोटे बच्चे थे, फुटबॉल टीम थी, कोच थे, 17 दिन अंदर फंसे 17 दिन और अंदर उन्हें फंसे। बाहर निकाला गया, पर लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा था। ये बहुत आवश्यक है संपर्क रखना। और उनका पिता का मोराल संदेशा ही बेटे तक तो पहुंचना चाहिए ना, कि भाई पिता इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं इंतजार घबराओ कर रहे मत। हैं, तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस तरह की जो है प्रशासन को एक जनरल जो वो स्टेटमेंट देते हैं, इसके अलावा जो इंडिविजुअल फंसे हुए हैं उनके साथ संपर्क करके उनको सांत्वना देना, उनका मनोबल बढ़ाना उनको बहुत आवश्यक है। अब आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रह चुके हैं, जो ये बचाव प्रयास चल रहे हैं जनरल बंसल, क्या कोई डेफिनेटिव प्लान है? क्योंकि हमने देखा है जी, भारतीय ड्रिलिंग मशीन नहीं चली, विदेशी ले आओ, अभी इधर से ड्रिल कर दो, कभी उधर से ड्रिल कर दो, अब 6 pronged अप्रोच चल रही है, 6 मोर्चे आपने खोल दिए हैं। कोई सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, या अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं? अभी तक तो कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, लेकिन अभी जो प्रॉपर प्लान बना है उसके अंदर में ये है कि अभी तक जो 4 इंच का पाइप है उसके थ्रू फूड सप्लाई हो रही थी, उसमें ड्राई फ्रूट, मुरमुरे, बहुत ही लिमिटेड टाइप की फूड जा रहा था। अभी एक 6 इंच का पाइप जो है वो जहाँ पे डेब्री है उसके थ्रू पास कर दिया गया है या हो रहा है, जिससे कि और अच्छे आइटम्स हैं, राइस है, खाने का और अच्छा सामान है, दूध, पैकेट ये वगैरह चले जाएंगे। इसके अलावा एक जो है वर्टिकल जो रेलवे विकास लिमिटेड है, वो ऊपर से भी 6 इंच का ऊपर से एक, हाँ, 6 इंच का, तो ये तो हो गया खाने का हिसाब। तो खाने पीने का हिसाब ये जा रहा, ऑक्सीजन आ रही। अब उनको निकालने का, तो निकालने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें एक वर्टिकल अभी जो एक बनाई जा रही है टनल, और वर्टिकल टनल में वहाँ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के लिए रोड बनाती है, वहाँ पे वो उसने प्लेटफॉर्म बना दिया है और सड़क बना दी है, और जो हैवी मशीन्स हैं वो उड़ीसा और गुजरात से आ चुकी हैं, और वहाँ पर जो ऑयल ONGC जो है वो वर्टिकल बोरिंग करेगी या वर्टिकल टनल बनाएगी जो करीब 30 इंच चौड़ी होगी, और उसके थ्रू जो है उनको निकालने की कोशिश। इसमें जो है अब जो ये सतलज
जल विकास, जल बिजली विद्युत विकास जो है वो भी इसमें इसकी मदद कर रहे हैं। तो ये प्लान हो गया। इसके अलावा जो है एक और भी प्रयास चल रहा है माइक्रो टनल बनाने का, जिसमें कि टहरी जल विकास परियोजना काम कर रही है, दूसरी तरफ से जो डांडा साइड है, जो बारकोट साइड है, उस तरफ से कर रही है। आपने जिन जिन संस्थाओं के नाम लिए, एनडीएमए भी हो या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, सतलुज बिजली परियोजना है, ये दरअसल टनल में फंसे अगर कोई, ये टनल एक्सपर्ट्स तो है नहीं कि भाई धंस गए तो उनको कैसे निकालेंगे। इतनी टनल्स, इतनी सुरंगें देश में बन रही हैं और हमारे पास टनल एक्सपर्ट्स नहीं है। देखिए, जो मुझे लगता है कि जो नवयुग कंपनी है, ये इसको एक्सपीरियंस नहीं है। पहले अटल टनल बनाई थी एफस्कॉन ने, वहाँ पे 9 किलोमीटर लंबी थी। तो इस तरह की जिसका एक्सपीरियंस है उनको, और ये 4.5 किलोमीटर है, उसकी 4.5 किलोमीटर है। वहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। वो 10,000 फीट की हाइट में हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड बनी है वो। तो इस, मुझे लगता है इनको कोई, जैसा आपने पहले कहा, कंक्रीट की लेयर उसके ऊपर, उसके चारों तरफ नहीं लगाई, इन्होंने कोई रेस्क्यू टनल नहीं बनाई, यूं पाइप नहीं है, मतलब कमाल है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब रही, देखिए, ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में इनका सबका कंबाइंड रोल रहेगा। जब एक, जो पहले इन्होंने प्लान किया था कि आप 60 सेंटीमीटर का एक टनल भेजें और वो 30 मीटर तक गया भी, और उन्होंने कहा था कि वो टनल जो है वो डेब्री के थ्रू भेज देंगे, लेकिन वो आगे पार नहीं हुआ। और जबकि ये डेब्री जो है ये 60 मीटर्स की है, तो 30 तक गए, नहीं जा पाए आगे। तो उन्होंने प्लान किया था कि जब ये चली जाएगी तो क्राउल करके उसके थ्रू आ जाएंगे। अब अगर ऊपर से एक टनल बनती है या माइक्रो टनल दूसरी तरफ से बनती है, तब रेस्क्यू ऑपरेटर्स जो हैं, जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, वो जाएंगे, उनको जो है, जो अपनी पीठ पे बिठा के या कैसे भी ऊपर से, उस समय रेस्क्यू वर्क नहीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तो मैं उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो देखिए, बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, हर जगह जाते हैं। ध्यानी साहब, मुझे ये बताइए, हम क्या न्योता दे रहे थे? हमें मालूम था ऐसा हो सकता है, पर जी भगवान साथ देगा, मतलब इस मानसिकता से काम हो रहा था क्या? जी संदीप जी, सबसे पहले तो इस चर्चा को अपनी तरफ से प्रारंभ करने मैं कामना प्रार्थना करता हूं भगवान से कि शीघ्र से शीघ्र जो 41 जो मज़दूर हैं वो बाहर आ पाएँ, सकुशल आएँ, ऐसी कामना है। फिर दूसरी आपने बात कही, तो लगभग पिछले 15-20 वर्षों से ये बात बड़े ज़ोर शोर से उठ रही है हिमालय में। हम लोग इस बात को लगातार उठाते रहे हैं कि विकास के नाम पर जो अंधाधुंध प्रकृति से छेड़छाड़ है, जो वहाँ की जो धारण क्षमता है हिमालय की, वहाँ की जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता है, उसको नज़रअंदाज करके जो हमारी अप्रोच रही है, उसने अपूरणीय क्षति, इर्रिपेरेबल डैमेज को न्योता दिया है। और कहीं ना कहीं हम उसको लगातार अनदेखा करते जा रहे हैं। उदाहरण, ये बात बहुत उठ के आई लगभग 10 वर्ष पहले, जून 2013 की आपदा भी आपने बताया, आपने उसको कवर भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी, एक्सपर्ट बॉडी का गठन किया, जिसमें मैं भी एक सदस्य था उस समय भी। और उस समय सुरंगों के ऊपर, बांध परियोजनाओं के ऊपर और तमाम विकास कार्यों के ऊपर ये सीधी रिकमेंडेशंस सरकार को दी गई थी, कमेटी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो हाई पावर्ड कमेटी बनाई, आपने सिफारिशें भी दी, आपने ये भी कहा कि भैया इस राह पर चलोगे तो बात ठीक नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपकी बात मानी, को फिर से चली गई सरकार सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रीय हित का हवाला दिया गया। हमने वहां पर भी बात की और आज भी हम संदीप जी ये बात अपने नीति निर्धारकों को बता रहे हैं, किंतु सरकारी तंत्र में ही मंशाएं, ऐसा नहीं कि सबकी बुरी है, लेकिन सरकारी तंत्र में भी कुछ ऐसी कंपनियां कहें, ठेकेदार कहें, इंजीनियरिंग लॉबी कहें, इस तरीके की सक्रिय हैं जो सही चीज जो है ऊपर तक नहीं जाने देती। नवयुग के बारे में अभी जनरल बंसल ने कहा कि और दूसरी उनके पास वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। बात ये होती है कि उनको जवाबदेह ठहराने के, अकाउंटेबिलिटी का कोई भी तंत्र सिस्टम हमारी देश में, इसीलिए एक चुप्पी भी साधे बैठी है पूरी व्यवस्था। आप आज 41 मजदूर, 2 वर्ष पहले की बात है, फरवरी 2021 में ऋषिगंगा की भीषण तबाही हुई, बिल्कुल हुई। और 200 मजदूर जो है वहां पर तपोवन विष्णु घाट की टनल में दफन हो गए। साल भर तक उनके मृतक शरीर निकलते रहे।
एक और हमने 2014 में कह दिया था कि आने वाले मॉनसून से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाइए, क्योंकि हिमालय में, हायर हिमालय में इतना तेज रिस्पांस टाइम है कि आपको पता नहीं चलेगा कब आ जाए। रुद्रप्रयाग में हमें पिछले साल भी वो दिखा, दरारें घर में आने लगी। कुदरत और क्या आपको चेतावनी देगी? इसलिए जो है, अगर आज ये बात होती है तो इसको तो सीधा अगर एक शब्द कहा जाए तो इसको आपराधिक लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, यह शब्द जो है आज सटीक बैठता है। सुप्रीम कोर्ट गए, उस समय भी हमने कहा, डिफेंस के उस पर भी हमने कहा और हमने पक्ष रखा सरकार की, भाई आप ये देखिए कि आप, हमारी रिपोर्ट का नाम था स्टेबल एनवायरनमेंट इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपके अपूर्व इतने बड़े बड़े पहाड़ गिरेंगे, आज देखिए एक टनल में 20 मीटर मलबा गिरा था जो आज 60 मीटर तक, घुटने टिकवा दिए पूरे के पूरे सिस्टम को, सारी की सारी एजेंसीज को। लेकिन वहां सब जो है हम हमारा अहंकार इस ढंग से हावी हो जाता है, न जाने हम क्या सोचने लगते हैं कि प्रकृति की गोद में रहते हुए रास्ता निकालने की जगह हम उस पर चढ़ाई करने पर आमादा हो जाते हैं। तो ये हमारा अहंकार है, ये व्यवस्था पर एक बहुत ही तल्ख और तीखी टिप्पणी है क्या डॉक्टर पीसी नवानी? आप तो डायरेक्टर जनरल रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि आप, ये तो सबको पता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे मालूम है कि वो पहाड़ बहुत कमजोर है, मुझे मालूम है वो आपदा क्षेत्रों में से आता है, तो क्या एहतियात नहीं बरती जा सकती थी? नहीं, बिल्कुल एहतियात लेनी चाहिए थी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस एरिया में ये काम हो रहा है वहाँ पे जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कहीं पे तो हार्ड रॉक्स हैं और कहीं पे हाईली डिफॉर्म्ड शेयर्ड रॉक मास मिलता है। जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ पे असेसमेंट तो मेरे ख्याल से जो भी वहाँ पे इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट रहे होंगे उन्होंने किया होगा, लेकिन जो ये कोलैप्स हुआ है, इस कोलैप्स का एक ये इंडिकेटिव है कि जो इसमें सपोर्ट सिस्टम दिया गया, जो इसमें स्टेबिलिटी के लिए सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है एक्सकवेशन के बाद, वो एडिक्वेट नहीं था, तभी तो कोलैप्स हुआ। और आजकल जितने भी हम टनल बना रहे हैं उसमें कन्वेंशनल सपोर्ट सिस्टम देते हैं, और जहाँ पे भी कोई हाईली डिफॉर्म्ड या बहुत वीक रॉक मास आता है उसके लिए बिल्कुल अनकन्वेंशनल और बहुत ही एडिशनल सपोर्ट देते हैं। फिर क्या होता है, उसी जोन को हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि ये क्या एरिया कन्वर्ज हो रहा है, क्या इसमें डिफॉर्मेशंस हैं, तब उसके लिए फिर एडिशनल मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये अगर किया नहीं गया होगा तो आप समझ लीजिए कि नीचे गिरेगा ही। और हम जो हैं, जब जियोलॉजिस्ट असेसमेंट करता है तो उस टाइम पे वो बताता है कि यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जियोलॉजिस्ट बोलने से काम नहीं चलता, ये इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट ही प्रोजेक्ट में होने चाहिए। नहीं, पर ऐसा हो रहा है क्या? तो उसके लिए क्या होता है कि नहीं, डॉक्टर नवानी, आम आदमी के लिए अगर आप समझाएं, देखिए सुरंग बना रहे हैं, एक कंपनी नवयुग को सुरंग का उसका टेंडर मिल गया, उसने ठेकेदार को दे दिया, ठेकेदार ने मजदूरों को समझा दिया, सुपरवाइजर को समझा दिया, भैया ऐसे ऐसे करना है। तो जो आप इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपर्ट वहां होने चाहिए, होते हैं क्या? समस्या वहां से शुरू होती है ना कि दे दिया, अरे सुरंग ही तो बनानी है जी, बना देंगे। बिल्कुल वहीं से होती है, बिल्कुल होती है वहीं से शुरू। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि खाली इसलिए नहीं कि एक जियोलॉजिस्ट ने पत्थर देख लिया, रॉक्स देख ली, इट इज एक्चुअली उसको पूरा इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिज़ाइन होता है फिर सपोर्ट सिस्टम। अब वो कहाँ से बनाएगा? आपने उसको एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी जियोलॉजिस्ट को रख दिया, ही मे नॉट बी एक्सपर्ट इन द इंजीनियरिंग जियोलॉजी। सारा प्रॉब्लम वहीं से होता है। दूसरा क्या है कि इग्नोरेंस, उसने कोई एडवाइस भी दी, अगर वहाँ कोई एक्सपर्ट भी है, तो वेदर वी आर रियली टेकिंग दैट एडवाइस इनटू कॉग्निजेंस, वो भी एक बड़ा भारी क्वेश्चन है, और इसलिए सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह, आप तो वहीं रहते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में आप जियोलॉजिस्ट हैं।
यानी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 धाम की यात्रा जी हम कराएंगे। इसके सामरिक महत्व भी हैं। चीन उधर जो खुराफात करता रहता है उसको भी चेकमेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए भी हमें ये बड़ी सड़कें तो चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए, पर किस कीमत पर? यात्री भी वहां पर जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो इसमें तो हर जगह फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत थी। और मैं जितने भी एक्सपर्ट से बात करता हूं वो सब शंकाएं ही जाहिर करते दिखाई देते हैं 4 धाम को लेकर कि ये सड़क आगे धंस सकती है, मॉनसून में दिक्कत आएगी, आने वाले सालों के लिए भी हमेशा खतरे की घंटी बजती रहेगी। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अब मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मैं बहुत दिनों से चिंतित था क्योंकि मेरा बचपन और जीवन पूरा जियोलॉजी इसी क्षेत्र में गुजरा है। एक भाषा, सामान्य शब्दों में एक बात कही जाती है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ आर्ट। और हमारी धरती का जो फेस है वो अपने आप में कई बार अपनी बात को बताता है कि वास्तव में अंदर हो क्या रहा है। ऐसे बहुत से धरती पे निशान है, हमारे चट्टानों पे ऐसे सिग्नेचर्स हैं। मैं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, नवानी सर, उनका आदर करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो रॉक को आइडेंटिफाई कर देता है, लेकिन जब बात आती है मेजर प्रोजेक्ट को करने की तो उसमें बहुत डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ती है, और उसमें ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है, खास तौर पे जब आप अंडरग्राउंड वर्क कर रहे होंगे। सर ने भी बहुत सही बात कही कि कहीं ना कहीं फेलियर रहा है हमारी उस चीज को कंसिडर करने में। और जैसे कि मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जियो टेक्निकल रिपोर्ट मेरे पास है उस जगह की, और उसमें एक लाइन लिखी है जियो टेक्निकल पैरामीटर में, लास्ट में अगर मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इट मे बी एंटिसिपेटेड दैट द रॉक टाइप टू बी encountered along the divergent tunnel would be 20% good. Please consider 20% good यानी क्लास 2, 50% फेयर यानी क्लास 3, 15% पुअर यानी क्लास 4 और 15% वेरी पुअर यानी क्लास 5। कुल मिला के ये हो गया कि ये मोटी मोटी भाषा में आप ये समझिए कि यहाँ पे 50% से ऊपर ऐसा भाग है जिसमें कि अति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिडर, पता जिसको हम बोलते हैं ना कि कॉशियस की जरूरत है, और उसको कंसिडर करने की जरूरत थी। और क्या इस तरह के मेजर्स इस काम को करने के लिए लिए गए कि नहीं लिए गए हैं, ये हमारे सर अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, यहाँ पर प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह, एक होड़ भी लगी हुई है क्या? मैं तमाम सरकारों की बात कर रहा हूँ। वो फीता काटना जी परियोजना को हमने हरी झंडी दिखाई, इतने टाइम में हमने पूरा कर दिया, ये चालू हो गई, उसके बाद देखते रहो। चालू करने सर ये बड़ा मकसद हो गया है। सर एक सामान्य भाषा में मैं फिर अगेन अपनी उस बात को कहूंगा कि जल्दी का काम शैतान का। इंजीनियरिंग के मामले में हर चीज को बहुत बारीकी और बड़ी माइन्यूटली और बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ, मुझे पता है जब नवानी सर टिहरी डैम पे काम कर रहे थे तो मैं यूजुअली उनके फील्ड में जाया करता था, और जितने भी शेयर प्लेन है माइक्रो शेयर तक उसको एक्सकेवेट किया जाता था, और उसके बराबर उसको स्ट्रेंथ देके इक्वली उसको स्ट्रेंथ दिया जाता था रॉक को। और अगर कोई मेजर शेयर कहीं पड़ता है डैम एक्सिस में या कहीं दूसरी जगह पे या टनल के पास, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशन लेने की जरूरत तो एहतियात की जरूरत है। ऐसी जल्दबाजी क्यों मलिका? जल्दबाजी इसीलिए, आपने जैसे अभी जो सही आपने खुद ही कहा है कि फीता काटने की जो जल्दी रही है, इसके कारण जैसे आप सभी सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 4 धाम परियोजना एक ऐसी परियोजना है संदीप जी, जिसमें एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, जिसमें हम पर्यावरण का जो असेसमेंट करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले,
ये एक मानक है जो सेट है, जो होना होता है हमारे देश के नियम के हिसाब से। अगर कोई भी सड़क आपकी 100 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप वाइडन कर रहे हैं तो आपको EIA कराना पड़ेगा। पर ये एक चारधाम परियोजना है जहाँ पे 900 किलोमीटर की सड़क चौड़ी हो रही है पर कोई EIA नहीं किया गया है, कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है। आप सोचेंगे कैसे पर क्या असर है? क्या होगा, हम जानते ही नहीं और करने चल पड़े। बिल्कुल नहीं, क्यों बिल्कुल भी असेसमेंट नहीं किया गया। और इसको करने के लिए 900 किलोमीटर की परियोजना को 53 छोटे छोटे भागों में बांटा गया और हर एक भाग जो था वो 100 किलोमीटर से कम रखा गया ताकि EIA बाईपास हो सके। पहली चीज तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाज निगेटेड। आज जो हो रहा है ये हमने खुद इसको न्योता दिया है। अगर आज कोई इसको प्राकृतिक आपदा कहेगा तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, जैसे कि हेमंत जी भी कह रहे हैं। दूसरी बात आती है, अब हम जाते हैं 2013 में। 2013 की आपदा हुई, हजारों आदमी मरे, उसके बाद एक डेकेड ऑफ डिजास्टर्स है। आज हम 2023 में हैं, सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसी उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट फायर हो रहा है, इसी उत्तराखंड के अंदर लैंड सिंकिंग हो रही है, इसी उत्तराखंड में हम चारधाम रेलवेज भी लेकर आ रहे हैं, इसी उत्तराखंड में हम टूरिज्म ओवरबर्डनिंग भी कर रहे हैं, इसी में ही हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहीं पर ही हम चारधाम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं और यहीं पर ही सॉइल इरोशन मैक्सिमम है। यहीं पर ही आपकी हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पानी का रिसाव समझो, पढ़ो, बताओ क्यों जल सूख रहा है। यहाँ पे क्लाइमेट सुनो, कुदरत की सुन लो कम से कम। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कितने दिख रहे हैं, आए समय रहते हैं। आप फरवरी 2022 की जो ऋषिगंगा की 2021 की जो आपदा है, फरवरी के अंदर बर्फ पिघलकर वहाँ पे फ्लैश फ्लड हो रहा है और नीचे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक तपोवन विष्णु घाट परियोजना लगा नहीं पाई। 200 मजदूर वहां पर देखने में 10 मिनट में दफन हो गए और 1 साल से ज्यादा लग गया उनके अवशेष निकालने में। और आज तक किसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हुई है? यहाँ तक कि हम तो हैरान हैं कि शासन वहां पे जाके कह रहा है कि बांध परियोजना की कोई गलती नहीं है, बांध परियोजना को जैसे है तैसे वैसे ही चलने दीजिए। मतलब कोई नवयुग को लेकर भी सवाल पहले भी उठे हैं। अंकित मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही हैं। अंकित, देखिए, देश सबसे पहले तो ये जानना चाहता है, ये अब 6 pronged अप्रोच चल रही है बाहर निकालने की, 4-5 दिन की अब टाइमलाइन फिर दी जा रही है। आपने तो वहां आंखों देखी, आपने आंखों देखी, क्या कुछ देखा है? क्या कोई डेफिनेटिव प्लान दिख रही है, कोई टाइमलाइन बनती दिख रही है कि ये 41 जान महफूज बाहर निकल आ पाएंगी? संदीप जी, अगर मैं एक शब्द में कहूं डेफिनेटिव प्लान, जी नहीं। इस वक्त जो है सब कुछ एक तरह से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, हिट एंड ट्रायल, कुछ उस तरह पर चल रहा है। क्योंकि अगर कोई डेफिनेटिव प्लान होता तो पिछले 9 दिनों के दौरान उस डेफिनेटिव प्लान पर आगे बढ़ा जाता और अब तक जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप एक के बाद एक मशीन लाए, वो काम नहीं की और अब एक उम्मीद बंधी है, मैं ये जरूर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, एक उम्मीद बंधी है। ये जो ऑगर मशीन जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहली बार में असफल हुई थी, लेकिन अब जो है वो 2-3 रास्ते उसके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो वर्टिकल ड्रिलिंग है, क्योंकि यहां पर जो पहाड़ हैं, जो अभी हमारे जो एक्सपर्ट है जिसका जिक्र कर रहे थे, यहां ये पत्थर के पहाड़ हैं, उसके बीच में ड्रिलिंग करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। और पहले उसको स्टेबल करना उस मशीन को, और उसके बाद उसके अंदर स्ट्रेट वर्टिकल ड्रिलिंग करना चुनौती है। और हुआ क्या था, 2 दिन पहले भी इस तरीके से किया गया था, लेकिन तब जो अंदर की चट्टानें थी वो दरकने लगी थी, तो उसकी वजह से आनन फानन में वो काम रोका गया था। अब एक बार फिर से कुछ स्टडी किया गया है जिसके आधार पर ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन अब आप उन 41 लोगों का सोचिए जिनके परिवार वाले बाहर एक आस लगाए बैठे हैं पिछले 9 दिनों से। अभी वो कब निकलेंगे उनको नहीं पता। अंदर वो एक छोटे से हिस्से में 41 लोग एक जगह पर हैं, उनको खाने को थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिल जाती है कि वो जिंदा रह सकें। लेकिन कंपनी के पास ठेका है, 1 मिनट सुनिए अंकित, जिस कंपनी के पास ये ठेका है, नवयुग जो इंजीनियरिंग ये कंपनी है, टनल में कंक्रीट ब्लॉकिंग क्यों नहीं की गई? जो ह्यूम पाइप था, इमरजेंसी आपातकाल जो एग्जिट है, निकास है, वो बनाया ही क्यों नहीं गया? इसके जवाब देने के लिए कोई नुमाइंदा है वहां पर कंपनी का, या सब नदारद है?
जी नहीं संदीप, और देखिए वो वहां पर तो नहीं है, और जब अगर हम सवाल भी पूछ रहे हैं तो जवाब फिलहाल ये मिल रहा है कि पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि इन लोगों की जान बचाई जाए, और वहां पर हम भी चुप हो जाते हैं क्योंकि हमको भी पता है कि इस वक्त प्राथमिकता यही है। इस वक्त प्राथमिकता ये है कि इन 41 लोगों को जो है जिंदा निकाला जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। चाहिए ना, उसके बाद वो बाहर निकल जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। वही जो मलिका अभी 200 जाने जो गई थी उसका जो जिक्र कर रहे थे, वो जिम्मेदारी कहां तय हुई? बिल्कुल संदीप जी, देखिए जिम्मेदारी तय करेंगे और जिम्मेदारी हम लोग बिल्कुल तय करेंगे, लेकिन जब वहां पर जवाब यह मिल जाता है कि इस वक्त प्राथमिकता यह है कि इन लोगों की जो जान बचाई जाए, तो हम लोग भी वहां पर खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है वहां पर वो रोते बिलखते हुए परिवार नजर आ रहे हैं। अंदर से एक हल्की सी आवाज जब आती है तो वो एक उम्मीद लेकर के आती है कि नहीं, इस वक्त उनको ये ढांढस बंधाना है कि नहीं, आपको बचा लिया जाएगा। तो पूरी तरह से आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अभी 41 इन लोगों की जान बचाना बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारी दुआएं इन लोगों के साथ हैं, पर प्रशासन और जो हमारी व्यवस्था है वो किस तरह के इंतजाम करती है, और जवाबदेही जिम्मेदारी से तो आप भाग नहीं पाएंगे। यहां पर थाम लुआंग गुफा बचाव जो 2018 जनरल बंसल जिसका जिक्र कर रहे थे, 17 दिन बाद भी वो फुटबॉल टीम और कोच बाहर निकल पाए थे। रेसेंडिंग गुफा बचाव हुआ था 2014 में जर्मनी में, 11 दिन बाद 700 लोग फंस गए थे। तो लोगों को तो हम निकाल लेंगे, कुदरत के साथ खिलवाड़ रखेंगे क्या? पहाड़ों को भी बचा पाएंगे क्या? क्या हम अपने गिरेबान में झांकने को तैयार हैं? कुदरत की नहीं सुन रहे, क्या अपने विशेषज्ञों की भी सुनेंगे? कुछ सवाल सीधे व्यवस्था से पूछ रहा हूं। तो 9 दिन हो गए हैं, 41 मजदूर अभी भी उत्तरकाशी की एक सुरंग में फंसे हुए हैं। हमें बहुत सारी लोगों के सुझाव भी आए, उनकी बात भी सामने आई। वक्त कम है आज, तो एक ही ले रहा हूं। उत्कर्ष महोबा उत्तर प्रदेश के हैं, वो कह रहे हैं मनुष्य चांद मंगल पर पहुंच सकता है, देश भी हम पहुंच गए, तो इस टनल में सुराग क्यों नहीं? ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी सवाल है, और इसका जवाब हमें कब मिलेगा और जिम्मेदारी कौन तय करेगा? Where does the buck stop?